बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आता है जब भी रात में टेस्ट करा था कि सुबह आप पूछेंगे। बस ये वाली चीज देखा। मैं इसी खौफ की बात कर रहा था मैं, कि जब रात में आपने इस डर से टेस्ट किया कि सुबह सर मुनी पूछेंगे, तो मुझे ये टेस्ट करके रखना है। तो समझिए आप, खौफ। तो ऐसे ही मुख्तलिफ खौफ होते हैं भाई, किसी के दिल में खौफ, यार अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो कल मेरा ये वाला, फिर मैं 3 घंटे हूँ सोई, 6 नहीं। रोजाना हरमैन आकर मेरे ऊपर अपना एक एहसान डाल जाती हैं, फिर मैं उसको उतारने के लिए दूसरे उसका इंतजार करता हूँ। पिछला वाला एहसान आज उतारा है मुश्किल से, अब ये एक और एहसान डाल दिया। अब मैं बताएं हरमैन, इसको कैसे अदा कर सकता हूँ? काइंडली कोई जरिया इसको अदा करने का। देखिए, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है ना, ये जो 3 घंटे आप कम सोई हैं आज, इसको कहीं लिख लें। इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है? और अगर ये इसी तरह कंसिस्टेंट रहा ना, और इंशाल्लाह जब भी पेपर पास हो जाएंगे आपके, फिर वो लिखा हुआ जाकर पढ़िएगा कि सर मुनीब ने ऐसा कहा था। कितने दिन का लिखूं? देखिए, हर दिन का लिखें। क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ? क्या कभी आप लोगों ने गौर किया है कि एक बस के अंदर 50 सीटें होती हैं, और फरारी हो गई या लैम्बोर्गिनी, इस तरह की गाड़ियों में सिर्फ 2 सीटें होती हैं? क्यों? बस में 50 सीटें होती हैं, फरारी में 2 सीटें होती हैं। बस में पहुंचना आसान है, 50 लोग पहुंच सकते हैं बस स्टैंड तक। लेकिन फरारी तक पहुंचना आसान नहीं है, सिर्फ 2 लोग पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फरारी की क्वांटिटी भी कम है। क्यों? हर कोई नहीं खरीद सकता। बसें बहुत सहारा स्टैंड पर मिल जाएंगी आपको, जाओ खरीद जाओ, बैठ जाओ जितनी बसों में बैठना है। खरीदेगा थोड़ी कोई, क्या करना है? तो किराए पे बैठना है, जाओ बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट समझे तो वो कितने दिन का लिखूं, जो आपने बात कही ना सर कितनी मेहनत करूं, तो जितनी मेहनत करेंगी उतनी ज्यादा आगे पहुंचेंगी। सीधी सी बात है ना, कि अगर कम मेहनत करने से कोई काम हो जाता तो सब ना कर लेते। तो वही वाली बात, बस में चढ़ना आसान है, 50 लोग चढ़ जाते हैं। फरारी में बैठना आसान नहीं है, तो सिर्फ 2 लोग पहुंच पाते हैं, तभी 2 सीटें उसके अंदर, और क्वांटिटी भी कम है। कुछ बात समझ आई? तो ये जितनी भी आपके कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं ना आप लोगों के, जो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप लोग, इसको कहीं ना कहीं लिखिएगा जरूर। और फिर जब पेपर्स पास हो जाएं, या लाइफ में कभी भी बहुत सक्सेस मिल जाए इंशाल्लाह, जो कि मिलेगी, तो याद कीजिएगा कि डीएसआर की पहली क्लास में 50 बच्चे थे, और आखिर में कितने बच्चे हो गए थे? क्योंकि आखिर में सिर्फ वो बच्चे बचे थे जो कंसिस्टेंट थे। कुछ बच्चे ऑनलाइन पे चले गए, रिकॉर्डिंग्स पे चले गए, वो रिकॉर्डिंग्स भी छोड़ दी कुछ बच्चों ने, फिर कुछ ने डीएसआर ही ड्रॉप कर दिया। और आखिर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 3 4 5 6 बच्चे थे जो कि कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, जैसे कि आप लोग। और फिर जब पेपर पास होगा, तो मेजोरिटी ये बोलेगी कि ये पेपर मुश्किल था, लेकिन आप लोग बोलेंगे पेपर तो आसान था। तो इट्स नॉट अबाउट मुश्किल या आसान, इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। तो ये जो आपने कहा ना कितने दिन का लिखूं, ये इसका जवाब था। जितने दिन का लिखेंगी, जितने दिन मेहनत करेंगी, उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबकी कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। आप लोगों की मोटिवेशन क्या है? सीए क्यों करना है? ये बता दें चलो। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ तरीका पढ़ने का। ये जो डिस्ट्रैक्शन आती है ना आप लोगों की जिंदगी में, उसको खत्म करते हैं अभी। बताएं क्या मोटिवेशन है, क्यों सीए करना है? जी, मिस नूर एंड मिस हरमैन बताइए, सीए क्यों करना है?
पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। गुड। अच्छा पॉइंट है। तो जब आपके पास ये मोटिवेशन है, जब आपके पास ये मोटिवेशन है कि आपने इस मकसद के लिए ये करना है, तो जब कोई डिस्ट्रैक्शन आने लगे तो ये डर डरा देगा कि यार मेरा ये मकसद अचीव होने से रह जाएगा अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई तो। कि पेरेंट्स के लिए बस अब आ गए हैं इसमें तो करना ही करना है। ये क्या करना ही करना है, मतलब एट द एंड चाहती क्या है, क्यों करना है, ये मकसद होता है। किसी के कहने पे थोड़ी करते हैं ये, सिर्फ कोई ना कोई वजह होती है पीछे। तो अपने गोल को सामने ले आए कि मैंने ये चीज क्यों शुरू की थी, मैंने ये राह क्यों ऑप्ट की थी, तो मुझे इस राह को अचीव करना है। सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। ये बात याद रखिएगा, ये कोई मंजिल नहीं है कि मैं बस इस पॉइंट पे पहुंच गई तो मैं सक्सेसफुल हो गई। सक्सेस इज द जर्नी। ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे आप एक बार आ गए तो अब आप भागते रहेंगे इसके ऊपर। तो कभी भी आपको सक्सेस मिल गई का मतलब ये नहीं होता आप एक जगह पे पहुंच गए, कहानी खत्म। कहानी शुरू होती है सक्सेस के बाद। तो फिर एक नई जर्नी शुरू होगी आपकी, एंड दैट इज द जर्नी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। कुछ बात समझ आई, कुछ मोटिवेशन मिली। डीमोटिवेटेड आते हैं, मोटिवेटेड जाते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। ओके, तो चलें, रिकॉर्डिंग वालों ने भी हमारी आधी बातें सुन ली। यू आर वेलकम। जब भी डीमोटिवेट फील किया करें, मैं बता रहा हूँ, अपने गोल को याद कर लिया करें। अच्छा जी, तो चलें हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। टेस्ट क्या फाइनलाइज नहीं हुआ अभी तक, या ये मैं फैसला कर दूं, या आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं? मैंने बता दिया मुझे संडे तक चैप्टर 10 का टेस्ट कंप्लीट करना है। अब आप लोग बता दें, संडे तक, कमिंग संडे तक किस तरह करना है, वरना फिर मुझे फैसला सुनाना पड़ेगा। मेरा सजेशन तो ये है, सर आप ही बता दें, कर लेंगे। ये जो हरमैन ने बात कही ना अभी, ये बिल्कुल मजलूम वाला होता है ना सर। अब आप ही बता दें, सब सारी बातें आप ही ने बताई हैं, तो ये भी आप ही बता दें कब करना है। मैं बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे अपना FAR 1 और टैक्स का शेड्यूल बता दें, इस हफ्ते का क्या है। थर्सडे को टैक्स का टेस्ट है, ऐसा ही है। वो बताइएगा जरा चैप्टर कौन सा है, किस टॉपिक का टेस्ट है थर्सडे को। होने वाला है, ओके। तो ये है हमारा टेस्ट का शेड्यूल इस वीक का। थर्सडे को कैपिटल गेन का, वो तो खैर अलग, ये तो अलग टेस्ट है, सॉरी। डेटा सिस्टम्स का टेस्ट ये वाला है। ट्यूसडे को हमारा होगा चैप्टर 8 का। थर्सडे को हम लेंगे चैप्टर 9 का, और संडे को हम करेंगे चैप्टर 10 का टेस्ट। तो ये हमारा प्लान है इस वीक का। कल का टेस्ट, बिल्कुल कल चैप्टर 7 का टेस्ट है, वो तो होगा, वो तो लाजमी होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह आज रात तक आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कल का टेस्ट कल ही अटेम्प्ट कर लें। अगर कल का टेस्ट कल कर लेंगे तो फिर बाकी सारी चीजें टाइम पर हो जाएंगी। अच्छा जी, तो अब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं एक बहुत ही। ट्यूसडे चैप्टर 7, नहीं भाई क्या हो गया, ये हरमैन ये बीच में वो हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कल चैप्टर 7 का टेस्ट तो होगा, वो तो अलग है। जी जी, गलती से, मैं समझ रहा हूँ, ये गलती से मैनिपुलेट किया जा रहा है मुझे। मैं बोल देता अभी राइट, तो आप बोलती सर ये तो राइटिंग में आ गया, रिकॉर्डिंग में आ गया। सब समझ रहा हूँ ये होशियारियां मैं। ट्यूसडे चैप्टर 8, थर्सडे चैप्टर 9, संडे चैप्टर 10, और कल चैप्टर 7 ये भी है। संडे को, अभी जो आने वाला कल है, उसमें चैप्टर 7 भी होगा।
ठीक है, अब हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। पुराने मसले सॉर्ट करने में टाइम लग गया। चैप्टर नंबर 12, ब्लॉकचेन एंड फिनटेक। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्लॉकचेन के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी थोड़ी सी। आज हम मजीद डिस्कशन करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी आपके पास, उस पर वर्किंग शुरू हुई थी 1990 में। 1990 में इस पर काम स्टार्ट हुआ था। मैं कुछ हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। फिर 2012 के अंदर या 2010, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, 2010 या 12 में से कोई एक साल है जिसमें पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेसिस पर एक अदद क्रिप्टो करेंसी बनाई गई। तो इसीलिए अब किसी से भी आप पूछेंगे ना ब्लॉकचेन, तो उसके जहन में आता है बिटकॉइन। तो जब भी कोई ब्लॉकचेन की बात करता है उसके जहन में क्या आता है? बिटकॉइन। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि दुनिया में पहली बार जो एप्लीकेशन की गई ना ब्लॉकचेन की, वो बिटकॉइन के ऊपर की गई। बिटकॉइन एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि काम करती थी इस ब्लॉकचेन के ऊपर। सतोशी नाकामोटो इस बंदे का नाम था जो कि बिटकॉइन का फाउंडर है। उसने ये कॉइन बनाया बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए लोग अब बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के नाम से और ब्लॉकचेन को बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। मगर हकीकत में आप किसी से भी पूछेंगे ब्लॉकचेन क्या है, बोलेगा हाँ वो बिटकॉइन है ना ब्लॉकचेन। तो ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन इज अ वास्ट फील्ड, ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी पर बिटकॉइन चलता है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी हिस्ट्री दी। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन इज बेसिकली ऐसी चीज कि मैं, हरमैन एंड नूर, हम तीन लोग हैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर। इस क्लास में इस वक्त हम तीन लोग हैं। सही है। हुआ ये कि हम तीनों ने आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस की। हमने आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस की, एक दूसरे को पैसे दिए कुछ। अब सर मसला ये आया कि किसने किसको कितने पैसे दिए उसका हिसाब रखना है, क्योंकि जाहिर है बाद में वो पैसे वापस भी लेने, बाद में वो पैसे वापस भी लेने। तो उसका हिसाब किताब रखने का थोड़ा मसला आया। इस मसले से निकलने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि आप क्या करें, वही क्लाउड कंप्यूटिंग याद है या फिर कोई सा भी तरीका, कि हम गए एक अदद किताब के अंदर और हमने कहा कि हम सारी बातें यहाँ पर लिख देंगे। हम सारी बातें यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने एक किताब बनाई और उस किताब में लिखना शुरू कर दिया। उस किताब में लिखना शुरू कर दिया कि मुनीब ने हरमैन को दिए लेट से 100 रुपए। फिर मुनीब ने नूर को दिए 200 रुपए। नूर ने हरमैन को दिए 500 रुपए। ये ट्रांजैक्शन हो रही है। ये ट्रांजैक्शन हो रही है। हरमैन ने मुनीब को दिए 50 रुपए। ये ट्रांजैक्शन होती चली जा रही है। हम एक किताब में लिख रहे हैं। इस किताब का एक्सेस जरा गौर कीजिएगा। अगर ये काम अगर ये काम एक किताब में हो रहा हो और वो किताब एक कॉमन जगह पे रख दी हो हमने, हम तीनों के पास एक्सेस है, वहां जाएं और उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दें। तो पता है क्या हुआ? एक दिन सर मुनीब ने होशियारी की और उन्होंने जाकर दिए 100 रुपए थे, इसको कर दिया 1000 रुपए। तो अब अगर हिसाब करा जाएगा और पूछा जाएगा कि हरमैन ने कितने रिटर्न करने हैं मुनीब को, तो पहले देखा जाएगा भाई मुनीब ने दिए थे 1000 रुपए, एज पर गलत शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। फिर हरमैन ने मुनीब को वापस कितने कर दिए? 50 रुपए। तो बचे कितने? अब 950 रुपए वापस करने हैं हरमैन ने मुनीब को। हकीकत में कितने करने थे? 50 रुपए। कैसे? 100 रुपए सही अमाउंट था माइनस। ये सारी दो नंबरी शुरू कैसे हुई? क्योंकि मुनीब के पास उस लेजर का एक्सेस था और उसने जाकर चेंजिंग कर दी। तो ये मसला आ रहा था लोगों को। इस मसले से निकलने के लिए एक टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ने क्या काम किया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक अदद ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे ही
मुनीब ने हरमैन को पैसे दिए, तो इसमें कुछ डेटा आया। इसमें से एक चीज होती है हैश। मैं भी थोड़ी थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। इसमें कुछ चीजें होती हैं हैश। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। हैश, अब ये हैश क्या होता है? ये जो आपने बात कही ना अभी, कि मुनीब ने हरमैन को दिए 100 रुपए, ये एक अदद इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन शो नहीं हो रही? अभी भी नहीं हो रही आप दोनों को? कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी हरमैन, स्क्रीन शो हो रही है अभी? हरमैन, स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके। तो मुनीब ने हरमैन को दिए 100 रुपए, ये क्या है? एक अदद डेटा। अब इस डेटा को इस ब्लॉक में सेव करना है। तो पता है कैसे सेव होगा? इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अदद कोड दे देगा। उस कोड को यहाँ पर कहते हैं हैश। जरा समझिएगा। तो अज्यूम करते हैं 000AB1976C21। ये टोटल होगा 20 कैरेक्टर्स पे बेस्ड। ठीक है। अगर मुनीब ने इस में आकर छेड़छाड़ की, तो इसमें एक नंबर ऐड करने की वजह से ये पूरा कोड पता है क्या बन जाएगा? अजीब ही बन जाएगा कुछ। 109C2Z, अजीब सा कुछ और कोड बन जाएगा। मतलब इम्पॉसिबल। अगर मैंने इसको चेंज किया तो पूरे का पूरा हैश बदल जाएगा। सही है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कोई छेड़ नहीं सकता। अगर छेड़ा तो क्या होगा? हैश बदल जाएगा। अब ये जो ब्लॉक है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं? इस ब्लॉक के अंदर एक अहम चीज, ये जो पहला ब्लॉक बना है, इसमें अभी का हैश नंबर आ रहा होगा, जो इस ट्रांजैक्शन की वजह से इनिशिएट हुआ है। और एक आ रहा होगा प्रीवियस हैश। क्या आ रहा होगा? प्रीवियस हैश, मतलब पिछले ब्लॉक का जो हैश होगा। तो जहां से ये ट्रांजैक्शंस शुरू हुई होंगी, मतलब मुनीब का कहीं ना कहीं अकाउंट बना, या हरमैन का कहीं ना कहीं अकाउंट कहीं ना कहीं से शुरू हुआ, तो जहां से ये ब्लॉक शुरू हुआ, पैसे शुरू हुए, बिटकॉइन शुरू हुआ, वो होगा इसका सबसे पहला हैश। और वो होगा 000। प्रीवियस हैश होगा 0। पहला हैश कुछ भी आएगा, लेट से ये वाला बन गया पहला हैश। अब जब वो पहला बिटकॉइन, लेट से सतोशी नाकामोटो ने ट्रांसफर करा मुनीब को, तो मुनीब के पास ये वाला जो हैश होगा ना, ये आ जाएगा प्रीवियस के अंदर। आई बात समझ? और एक नया हैश बनेगा। एक नया हैश बनेगा जो कि यूनिक होगा बहुत ज्यादा, और इस जैसा कोई और हैश एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। ठीक है। फिर क्या हुआ? जैसे ही मुनीब ने ये पैसे ट्रांसफर किया हरमैन को, तो ये प्रीवियस हैश आ गया यहां पर, और एक नया हैश बन गया। एक नया हैश बन गया किस चीज का? इस ट्रांजैक्शन का। अब इससे फायदा क्या हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने हरमैन को 1000 रुपए ट्रांसफर किए, तो क्या हुआ? या चलें एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर मुनीब ने नूर को कुछ पैसे ट्रांसफर किए। मुनीब ने या हरमैन ने, क्योंकि अभी हरमैन का वो चल रहा है, एक तरह से वो एक बिटकॉइन घूम रहा है। ये एक बिटकॉइन इन्होंने ट्रांसफर किया मुनीब को। फिर वो एक बिटकॉइन आगे गया हरमैन के पास। अब वो चीज उन्होंने ट्रांसफर कर दी नूर को। जरा समझिएगा। यहां पर ये वाला हैश आ जाएगा एज प्रीवियस हैश।
एज प्रीवियस हैश, और एक नया हैश कैलकुलेट होगा, एक नया हैश कैलकुलेट हो जाएगा किस चीज का, इस ट्रांजैक्शन का। सही है। अब जरा समझेगा जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। मैंने एक बात कही कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। एक चीज तो ये कि जितने भी ब्लॉक्स है ना, ये आप सब लोगों के पास कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, तो इसको कोई छेड़ नहीं सकता। अब अगर अब अगर हुआ ये, लेट से मुनीब ने इस अमाउंट को चेंज करने की कोशिश की, 100 को 1000 करने की कोशिश की, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अमाउंट चेंज किया ना, पता है क्या होगा, फौरन से ये हैश बदल जाएगा, ये हैश चेंज हो जाएगा। अगर ये हैश चेंज हुआ, क्या ये इस प्रीवियस वाले से मैच करेगा? मेरा आप लोगों से सवाल है, मैच करेगा? अगर मैंने अपनी ट्रांजैक्शन को छेड़ा तो ये इस अगली ट्रांजैक्शन से मैच करेगा? नहीं करेगा। तो इस वजह से एक ट्रांजैक्शन अगर एक बार हो गई, उसका हैश जनरेट हो गया, कोई उसे बदल नहीं सकता। अगर मुझे इसे बदलना है तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स बात होने वाली है अब। ये जो पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क है ना, इस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर इस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर मुझे 51% का कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। अगर मेरे पास इसका कंट्रोल आ गया, मतलब जो आप लोगों के पास नोटबुक्स पड़ी हुई हैं वो भी मेरे पास आ गई, तो मैं उन सब में जाकर हैश तब्दील कर दूंगा। मैंने अगर ये हैश चेंज किया, तो ये वाला हैश तब्दील इससे मैच नहीं करेगा, मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। अगर इसको चेंज किया, तो ये जो नया हैश बन रहा है ये चेंज हो जाएगा। फिर प्रीवियस जितने हैशेस हैं मुझे उन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो शर्त क्या है? अगर मेरे पास इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का 51% एक्सेस होगा तो ये काम हो सकता है, वरना ये काम हो ही नहीं सकता। और ब्लॉकचेन का 51% आपको एक्सेस मिल जाए, ये चीज इम्पॉसिबल है। क्यों? आपका नेटवर्क आपके पास, मतलब हर नेटवर्क अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए, ब्लॉक सबके सबके अपने अपने पास है। बात समझ में आई कि ये क्यों कहा जाता है टेम्पर प्रूफ है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इम्यूटेबल है? ये थी ब्लॉकचेन का वो कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आता लोगों को। इस बात को समझने में मुझे महीनों लग गए थे, महीनों इन सेंस असली बात तक आइडेंटिफाई होने में, क्योंकि कोई पूरी बात नहीं कर रहा था, सब मुख्तलिफ बातें करते थे। सो हु वुड एक्चुअली नो द पर्टिकुलर कोड ऑफ हैश? ओके गुड, अच्छा सवाल। कि असल में हैश को पता किसको है? हैश किसी को नहीं पता। हैश बनाया जाता है। अब हैश बनाया कैसे जाता है? हैश बनाया जाता है डिफरेंट तरीके से। जब मैंने मुझे एक बात बताइएगा, जब मैंने जब मुनीब ने हरमैन को पैसे ट्रांसफर किए, लेट से 100 रुपए या एक बिटकॉइन, अभी हम क्योंकि क्रिप्टो के उससे ही समझ रहे हैं तो क्रिप्टो को सामने रखते हैं, एक बिटकॉइन ट्रांसफर किए। जब मैंने एक बिटकॉइन हरमैन को ट्रांसफर किए, तो इस सूरत में ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक बना। अब जरा गौर कीजिएगा हैश बनेगा कैसे। हैश बनेगा इस तरीके से, सबसे पहले जो माइनर्स होते हैं ना, जो आपने सुना होगा बिटकॉइन माइन कर रहे होते हैं, माइनर्स होते हैं, ये माइनर्स फौरन से एक्टिव हो जाएंगे। इनको पता चलेगा मार्केट में एक ट्रांजैक्शन आई है, मुनीब को हरमैन को एक पैसे ट्रांसफर करने हैं 1 बिटकॉइन। अब जब मैं ये पैसे ट्रांसफर करता हूँ ना, तो इसकी एक फीस डिडक्ट होती है जो कि बहुत मिनिमल सी होती है, 0.001 BTC। ये फीस उसे मिलती है जो कि इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने का मतलब, मुझे एक बात बताएं, मेरे अकाउंट में एक बिटकॉइन भेजने के लिए शर्त ये भी तो है कि एक बिटकॉइन होना चाहिए। अगर मेरे पास बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं है तो मैं कैसे भेजूं? बात समझ आई? तो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है कि क्या वाकई मुनीब हरमैन को $1 भेज सकता है, नहीं भेज सकता, एक बिटकॉइन भेज सकता है, नहीं भेज सकता।
उसको वैलिडेट करने के लिए बीच में कुछ लोग आते हैं, उन्हें कहते हैं माइनर्स। ये माइनर्स क्या करते हैं? ये माइनर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि क्या मुनीब के पास एक बिटकॉइन है या नहीं। अगर है तो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी और ये हैश जनरेट होगा। बात समझ आई? हैश जनरेट होता है, हैश कहीं लिखा हुआ नहीं है। हैश बनाया जाए, उसी वक्त बनेगा। कैसे बनेगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद। यहां तक बात समझ में आई? ये कैलकुलेशन कैसे होती है? ये कैलकुलेशंस बेसिकली परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी वगैरह इस तरह की वर्किंग्स यूज करके होती है। आप लोगों को समझने की बात क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करके हैश तक पहुंचेंगे हम। मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन तो बेसिकली क्या होता है। कैलकुलेशन इस बेसिकली इस तरह से चल रही होती हैं। होगा ये कि मुनीब ने जब हरमैन को 1 बिटकॉइन भेजे, 1 BTC, तो हुआ ये कि शर्त क्या है, इनके पास, मुनीब साहब के पास 1 BTC होने चाहिए। तो पहले तो माइनर ने जाकर वेरीफाई किया कि इनके पास 1 बिटकॉइन अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद ये हैश जनरेट करना है। अब जरा हैश जनरेट करना है कैसे, वो सुनिएगा। स्टेटमेंट क्या आ रही है, डेटा क्या आ रहा है? मुनीब ने हरमैन को 1 बिटकॉइन ट्रांसफर किए। इसकी बुनियाद पर एक 20 कैरेक्टर्स का हैश बनाना है। अब वो 20 कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, ये आपको वो नेटवर्क बताएगा। नेटवर्क आपको बताएगा कि देखो ऐसा हैश बनाओ जिसका मतलब यही हो। जरा समझिएगा। हैश को मैं आपको रिलेट कर दूं एक लफ्ज से, इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड लफ्ज याद है आप लोगों को? इनक्रिप्टेड एक लफ्ज होता था कि हम इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते थे एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इनक्रिप्ट कर देते थे, छुपा देते थे। तो ऐसे ही मैं इस ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट कर दूंगा हैश के अंदर। अब उसको इनक्रिप्ट करने की कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट? 000, लेट से नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो भी। 000 होना चाहिए शुरू में और आखिर में ABC, अज्यूम करते हैं। अब 20 में से 4 और 3, 7 कैरेक्टर्स मुझे नेटवर्क ने बता दिए। बाकी के 13 कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी के 13 कैरेक्टर्स मुझे विद इन सेकेंड्स ढूंढने हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जिनका मतलब यही बने। बात समझ रहे हैं मेरी? तो हैश इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने ये 13 कैरेक्टर्स पे मुख्तलिफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस की चीजें लगानी है और वो लगाने के बाद हैश जनरेट होगा। तो जिसने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया वो हैश जनरेट करेगा और उसी को बिटकॉइन मिलेंगे। बाकी क्या पूरा नेटवर्क क्या करेगा, उसकी बात को कॉपी कर लेगा। इसकी आसान सी एग्जांपल है कि हम क्लास में एक सवाल करते हैं कि 2 + 2 क्या होता है। तो सवाल जवाब दिया सबसे पहले नूर ने, 4। तो मैंने कहा बस इनका सही जवाब है, बाकी सारे लोग इनके जवाब को कॉपी करने। ऐसे ही जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पहले परफॉर्म कर लेगा और जीत जाएगा, उसको ये जो रिवॉर्ड था 0.001, ये वाला रिवॉर्ड ये मिलेगा, जो फीस होती है बेसिकली, उसको ये फीस मिल जाएगी। और बाकी के नेटवर्क में ये सारी जो हैशेस हैं ये कॉपी होते चले जाएंगे। सर कॉपी करना क्यों जरूरी है? डिसेंट्रलाइज्ड वाली खासियत मत भूलिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन मेंटेन करने के लिए। अगर कोई नूर, आपका सवाल क्लियर हुआ कि कैलकुलेशन कैसे होती है? अच्छा, अगेन ये कैलकुलेशन का तरीका आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं फिर बता दूं, इस पे ज्यादा वो मत कीजिएगा। एक होता है ना टाइम वेस्ट। क्यों? टाइम वेस्ट नहीं होगा, वैसे तो नॉलेज ही मिलेगी, लेकिन अगर इसमें उलझेंगी, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होगी इसकी कैलकुलेशन के अंदर। हमें क्या चीज समझनी है कि कैलकुलेशन के नतीजे में हैश निकल के आ रहा है। अच्छा, अगर कोई चेंजिंग करेगा तो कैसे और कैसे पता चलेगा कि कोई चेंजिंग कर रहा है? ओके। हरमैन का सवाल है कि अगर कोई चेंजिंग करेगा तो कैसे पता चलेगा। अगर मैंने आपको बताया कि मैं इस चेन में चेंजिंग करूंगा ना, तो ये हैश चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नीचे।
सवाल है, पहले मैं हरमैन का सवाल क्लियर कर दूं जरा, कि अगर कोई चेंजिंग करेगा तो कैसे करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एक ब्लॉग बना जब सतोशी नाकामोटो ने वो पहला बिटकॉइन मुनीब को ट्रांसफर किया। जब उन साहब ने वो मुनीब को ट्रांसफर किया, एक सेकेंड। अच्छा, तो हरमैन का सवाल है, पहले उसको क्लियर कर दें कि मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने मुनीब अख्तर को बिटकॉइन ट्रांसफर किए वन। सही है, जैसे ही उन्होंने मुझे बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो इसका प्रीवियस हैश, मैं प्रीवियस हैश नीचे लिख रहा हूँ और हैश ऊपर लिख रहा हूँ। लेट से 00, क्योंकि वो पहले वाला कुछ था नहीं, और अभी ये हैश बना, तो 0011 ABC। सही है। फिर क्या हुआ, जैसे ही मुनीब ने अरमान को ट्रांसफर किए 0011 ABC, ये हो गया इसका प्रीवियस हैश, चेन बन रही है, चेन लफ्ज इसी से जोड़ा है। और यहाँ पर जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो माइनर्स भागे, माइनर्स ने ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया कि मुनीब ने हरमैन को पैसे ट्रांसफर किए हैं 1 बिटकॉइन। तो क्या ये 1 बिटकॉइन इनके पास है, वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद एक हैश जनरेट हुआ बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस, और वो बना लेट से 0110 ADZ। ठीक है। फिर हरमैन ने ये पैसे ट्रांसफर कर दिए नूर को। हरमैन ने ये पैसे ट्रांसफर कर दिए नूर को। 0ADZ, ये बन गया उसका प्रीवियस हैश। और एक नया हैश जनरेट हुआ जिसका नाम था 109C8R। सही है। अब सवाल उठा कि सर अगर चेंजिंग करी, लेट से मुनीब ने इस हैश में छेड़छाड़ करी और वो ये करी कि 1 बिटकॉइन, अब ये इस ब्लॉकचेन की कॉपी हर बंदे के पास है, मुनीब के पास भी है, हरमैन के पास भी है, और नूर के पास भी है, तीनों के पास है। ठीक है। अगर अगर मुनीब साहब ये हरकत करते हैं कि इस ब्लॉक में ये जो लिखा हुआ है ना हैश, ये हैश मैंने बताया बना कैसे, इस स्टेटमेंट के ऊपर कि मुनीब ने हरमैन को ट्रांसफर किए हैं 1 बिटकॉइन। अगर मुनीब इसको छेड़ता है और इस 1 बिटकॉइन को लेट से चेंज कर देता है 10 बिटकॉइन, तो ये एक जीरो ऐड करने से पता है क्या होगा, पूरी की पूरी बैक एंड पर मौजूद कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। और कैलकुलेशन बिगड़ने के नतीजे में ये हैश बदल जाएगा, लेट से 5 6, और बिल्कुल अजीब नंबर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा एक आध नंबर आगे पीछे, 56Z2BF9, ऐसी चीज बन के आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं, ये चल रही है एक पूरी चेन, अगर यहां पर हैश तब्दील हुआ तो फौरन से ये प्रीवियस वाला, क्योंकि इसके लिए प्रीवियस क्या है, ये लिंक हुआ हुआ है ना आपस में, तो ये कहेगा भाई मैं तो मैच ही नहीं कर पा रहा, तो ये ब्लॉक आपस में अपनी चेन तोड़ देगा। जब ब्लॉक चेन टूटेगी फौरन से बाकी के जगहों पर जाएंगे ये, क्योंकि देखें मैंने चेंजिंग कहाँ की होगी, अपने वाले हिस्से पर, सबके हिस्सों पर थोड़ी करूंगा मैं, मेरे पास अपने का एक्सेस है, मैंने उस पर चेंजिंग करी। जैसे ही मैंने यहाँ चेंजिंग करी, इसके नतीजे में इसके नतीजे में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चेंजिंग हो गई, लेकिन फौरन से इस नेटवर्क ने जाकर हरमैन के और नूर के नेट देखा जाकर कि ये असल में सही हैश क्या है, पता चला सही हैश तो यही है। उसने इस वाले हैश को रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा नहीं, ये चेन ये कह रही है कि सारी चीजें आपस में लिंक्ड हुई थी, क्योंकि इसकी कॉपी हर बंदे के पास मौजूद है। तो इसने दूसरी जगहों से वैलिडेट किया और बोला कि नहीं, ये हैश अगर चेंज हुआ तो मतलब मसला है। बात समझ में आई हरमैन?
जैसे ही माइनर्स कैलकुलेशन करते हैं वहीं पर सिस्टम ऑटोमेटिकली हैश जनरेट कर देगा, इज इट एन ऑटोमेटेड प्रोसेस? बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही एक माइनर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर एक हैश जनरेट हो जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। क्लियर है नूर? ये वाली बात क्लियर हुई आपको? अब ये कैलकुलेशंस करना या फिर किसी और तरीके से ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना, तो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यूजर्स को कौन से कोड शो होते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन की तो मेरे पास मुझसे वो एड्रेस पूछेगा कि आपने हरमैन को ये पैसे भेजने हैं। तो आपके पास एक एड्रेस आईडी होनी चाहिए, दैट इज हैश। ये जो हैश है, तो अगर आप पैसे भेजना चाह रहे हैं तो आपके पास एक हैश होना चाहिए। मैं वो हैश एंटर करूंगा। आपने अक्सर देखा हो, वो एक आइटम अगर एक अल्फाबेट भी गलत हो जाए तो पैसे खो जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो मैं वो हैश एंटर करूंगा, देन क्या होगा, वो पैसे सही जगह पहुंचेंगे। तो जैसे ही मैंने इंटरेस्ट शो किया कि मुझे 1 बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं, उसने मुझे एक अदद हैश बनाकर दिया कि देखो ये हैश है, इस पर भेज दो। ठीक है, मैंने उस हैश पर पैसे भेजे, पैसे भेजे, पैसे पहुंच गए, तो बिल्कुल मुझे वो हैश नजर आएगा। और इवन बाकी दुनिया को भी हैश नजर आ सकता है। क्यों नजर आएगा बाकी दुनिया को, ये आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, मतलब अगर दूसरे लोगों को बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहा है, बिटकॉइन की कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, नजर आ रहा होता है। ये नजर आ रहा होता है। ये नहीं पता चलेगा मुनीब ने हरमैन को भेजे, ये पता चलेगा इस आईडी से इस आईडी को 100 बिटकॉइन गए। आपको नहीं पता चलेगा पीछे बैकएंड पर नाम किसका है। तो अगर आप हैश डालेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई इतने बिटकॉइन गए, तो पता चल जाएगा। ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, कैलकुलेशंस की वजह से, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से, कि हर बंदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, जो पहले सॉल्व कर लेगा उसकी बात काबिल कबूल होगी और वो जीत जाएगा, उसको ट्रांजैक्शन फीस भी मिल जाएगी और काम हो गया उसका। तो इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब आप अपने काम के जरिए प्रूफ करोगे कि भाई मैंने ट्रांजैक्शन को सबसे पहले वैलिडेट कर लिया। दूसरा तरीका होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। आप अपने पास मौजूद कुछ कॉइन्स को स्टेक पर लगाते हो, मतलब दाव को लगाते हो। इट्स लाइक अ जुआ। आप जुआ खेलते हो एक तरह से कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं या वैलिड नहीं है। तो फिर आखिर में पता चलता है कि हाँ भाई ट्रांजैक्शंस वैलिड है या नहीं है। तो जो बंदा सही कह रहा होता है, जो बंदा सही साबित होता है, उन लोगों को जीतने वाला हिस्सा मिल जाता है। जो बंदा गलत साबित होता है, उनके जो कॉइन्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो ये इट्स लाइक अ जुआ। तो आप एक जुआ खेलते हैं, वो जो माइनर्स हैं मिलकर, जिनको वैलिडेटर्स कहा जाता है, इस सूरत में हाल में वो वैलिडेटर्स क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। और जो जीतता है, मतलब जो सही साबित होता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो जो जीतता है उसको जीतने वाला स्टेक मिल जाता है। अगर जीतने वाले ज्यादा लोग होते हैं तो उनमें वो हिस्सा बढ़ जाता है। आई बात समझ? तो ये दो मशहूर तरीके हैं, वरना इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने के। आए इसके बारे में थोड़ी सी अब स्लाइड्स देखते हैं। तो बिटकॉइन, ब्लॉकचेन क्या चीज है? ब्लॉकचेन एक अदद
टेम्पर प्रूफ लेजर है। अ चेन ऑफ डेटा ब्लॉक्स शेयर्ड अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में इसके डेटा ब्लॉक्स शेयर्ड होते हैं, क्यों? ताकि डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर्ड रहे। वंस रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसकी खासियत क्या है कि इसको कोई छेड़ नहीं सकता अगर एक बार आपने बना दिया। मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हैशेस जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सिंगल ओनर नहीं है। जैसे कि गूगल ड्राइव की बात करें तो मेरी ड्राइव का सिंगल ओनर मैं हूं, लेकिन ब्लॉकचेन का कोई सिंगल ओनर नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, ऑल पार्टिसिपेंट्स से द सेम रिकॉर्ड। तो वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कोई भी जाकर देख सकता है, ये नहीं पता चलेगा किसने किसको कितने भेजे। आईडी के थ्रू पता चल जाएगा इस आईडी से इस आईडी पर इतने बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं। व्हाट्स इनसाइड द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के अंदर होता क्या है? इस ब्लॉक के अंदर होता क्या है? इस ब्लॉक के अंदर हैश होता है, यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट। एक होता है टाइम स्टैम्प के ये ब्लॉक क्रिएट कब हुआ, प्रीवियस हैश, और स्पेशल नंबर फॉर माइनिंग वैलिडेशन। अब ये क्या होता है इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसे कहते हैं नॉन्स। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एलिस ने बॉब को इतने भेजे, कैरल ने डैफ को इतने भेजे, ईवे ने फ्रैंक को। तो ये जितनी भी चीजें हुई यहाँ पर, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, इन सब की ये क्या बन जाएगी, ये मेन चीज है। जैसे रेस्टोरेंट के ऑर्डर बुक के अंदर हर पेज क्या है, एक अदद ब्लॉक है। ऑर्डर्स ट्रांजैक्शंस हैं, पेज नंबर्स क्या है, डेट्स हैं, हेडर स्टेपल टुगेदर ब्लॉकचेन। तो इस तरह से एक अदद पूरी ब्लॉकचेन बन रही होगी। ऐसा क्यों होता है? ताकि टेम्पर एविडेंट रहे, ऑडिट ट्रेल हिस्ट्री बनती रहे, और कोई सेंट्रल कीपर ना हो। ऐसा नहीं कि बैंक की तरह एक बंदे के पास सारी चीजें मौजूद हैं कि इन एक्चुअल इस चीज का ओनर है कौन। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास डेटा मौजूद होता है। हैश क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात की है। हैश एक क्रिप्टोग्राफिक फिंगरप्रिंट फॉर डेटा है। इसका एक फिक्स्ड साइज होता है, कोई इनपुट दिया जाता है वो उस हिसाब से आउटपुट जनरेट कर देता है। ये यूनिक होता है फिंगरप्रिंट की तरह। वन वे कांट रिवर्स इंजीनियर डेटा फ्रॉम हैश। तो रिवर्सेबल नहीं होता, मतलब आपने एक बार इसको रिकॉर्ड कर दिया तो ये बन गया। एवालांचे इफेक्ट, मतलब एवालांचे इफेक्ट किस चीज को कहते हैं, जो मैंने एग्जांपल दी ना आपको। जरा सा एक जीरो ऐड किया है सिर्फ, और एक जीरो ऐड करने की वजह से, एक जीरो ऐड करने की वजह से पूरे का पूरा हैश ही तब्दील होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये खासियत है इसकी, और इसको क्या कहते हैं, एवालांचे इफेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक एग्जांपल। सेम इनपुट, सेम हैश, हेलो वर्ल्ड का आपको हैश नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ मैंने एक हल्का सा चेंज किया है। और क्या चेंज है वो भी आप देख सकते हैं। W को कैपिटल से स्मॉल कर दिया, इसकी वजह से आप देखेंगे पूरे का पूरा हैश बदल गया। हकीकत में यही होता है। एक ब्लॉक है उसका हैश वन है, प्रीवियस हैश उसका जीरो है, क्यों? पहला ब्लॉक है ये। तो दूसरा ब्लॉक बनेगा उसका एक नया हैश जनरेट होगा प्रीवियस ब्लॉक में, वो उसका प्रीवियस हैश आ जाएगा। फिर ब्लॉक थ्री बनेगा, ये जो करंट हैश है ये प्रीवियस से लिंक हो जाएगा और नया हैश जनरेट हो जाएगा। अगर हैश चेंज किया तो चेन ब्रेक, चेन ब्रेक तो टेम्पर डिटेक्ट हो जाएगी, टेम्परिंग डिटेक्ट हो जाएगी। इनपुट आपने दिया कि भाई इतने पैसे पे करने, मैंने दिया इनपुट। इसकी बुनियाद पर एक अदद हैश जनरेट हुआ। अगर आपने जरा सा इनपुट चेंज किया तो हैश तब्दील हो जाएगा।
अच्छा, फिर आपके पास एक अदद चीज आती है और वो है कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है? द डेमोक्रेसी ऑफ ब्लॉकचेन। कंसेंसस इज बेसिकली, जो मैंने अभी सारा तरीका बताया ना आपको, कि माइनर्स आते हैं और इस चीज को, इस ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। इन लेजर्स की कॉपी बनाई जाती है और फिर आपके पास वैलिडेट करने के बाद इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर दिया जाता है। तो दैट इज नोन एज कंसेंसस, जो अभी हमने चीज डिस्कस की थी। कंसेंसस में हमारे पास नोड्स होते हैं। नोड्स आर बेसिकली ये जो कंप्यूटिंग की डिवाइसेस यूज हो रही हैं, माइनर्स हो रहे हैं, ये हमारे पास नोड्स होते हैं जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर सारा डेटा मेंटेन हो रहा होता है। देन आपके पास कुछ माइनर्स होते हैं, वो लोग जो कि वो पजल्स सॉल्व कर रहे होते हैं, ब्लॉक को ऐड करने के लिए लड़ रहे होते हैं आपस में। अगर प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड यूज हो रहा है तो वैलिडेटर्स होते हैं, वो जो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे होते हैं। और फिर यूजर्स होते हैं जो कि असल में पैसे भेज रहे और रिसीव कर रहे होते हैं। दो तरीके बताए मैंने आप लोगों को, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आप लोग एक मैथमेटिकल रेस में भागते हैं। माइनर्स एक नंबर गैस करते हैं। अभी जो मैंने नंबर गैस करने वाली बात कही ना आपको, जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा वैल्यू रखूं कि मेरा हैश ये बन जाए, या क्या ऐसी वैल्यू रखूं जो कि मेरी ये स्टेटमेंट वैलिडेट हो जाए, दैट इज बेसिकली अ नॉन्स। मैंने आप लोगों को बताया नॉन्स क्या होता है। नॉन्स इज बेसिकली वो नंबर जो कि माइनर्स बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट टू फाइंड द राइट हैश विंस। जो पहले फाइंड कर लेगा वो नंबर, उसको हैश मिल जाएगा, वो हैश जीत जाएगा। विनर एड्स ब्लॉक गेट्स रिवॉर्ड। और जो इन सारी रेस में जीत जाएगा वो बेसिकली उस फीस का हकदार होगा। तो ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर मैं दोबारा से बताता हूँ। माइनर्स रेस में भागते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और एक नंबर आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जब वो एक नंबर आइडेंटिफाई करते हैं उसे बेसिकली कहा जाता है नॉन्स। पहले मैंने आपको सिर्फ हैश बताया था ताकि आप लोगों को ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज नॉन्स। ये जो माइनर्स एक नंबर ढूंढ रहे हैं, मैंने उस वक्त नॉन्स का जिक्र नहीं किया था ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो चीज। अब मैं कर सकता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं इस बात को। माइनर्स बीच में आते हैं और आने के बाद जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना, हैश तक पहुंचने से पहले वो एक नंबर जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो आंसर निकालते हैं, उसे कहा जाता है नॉन्स। उसे क्या कहा जाता है? नॉन्स। वो एक नॉन्स आइडेंटिफाई करते हैं और जो सही आंसर निकाल लेता है, जो ट्रांजैक्शंस को पहले जीत लेता है, जो सही सॉल्यूशन निकाल लेता है, वो बंदा हैश जीत जाता है। वो हैश जीत गया, उसको फीस मिल जाती है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक में इज बेसिकली के मुख्तलिफ लोग, जितने भी वैलिडेटर्स हैं, वो अपने पास मौजूद कॉइन्स पर जुआ लगाते हैं। वैलिडेटर्स लॉक अप कॉइन्स एज स्टेक। वो जुआ लगाते हैं अपनी कॉइन्स पर। नेटवर्क सिलेक्ट्स वैलिडेटर्स बाय स्टेक साइज एज। जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, वो देखता है कि किन वैलिडेटर्स की बात, किन्होंने किस हक में फैसला दिया है। सब मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं भाई मुनीब की ट्रांजेक्शन वैलिड है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। चूजन वैलिडेटर प्रोपोजेस नेक्स्ट ब्लॉक। तो फिर पता चलता है किसकी बात सही साबित हुई। जिसकी बात सही साबित हुई उसको पैसे मिल जाते हैं, जो गलत साबित हुए उनके पैसे दूसरों में बढ़ जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप लोगों को इन दोनों की वर्किंग ज्यादा ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। एनर्जी यूज। प्रूफ ऑफ वर्क में क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही है ना, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। क्यों? सिस्टम्स चल रहे होते हैं, मशीन्स चल रही होती हैं और आंसर्स निकाल रहे होते हैं। तो जब इतना ज़्यादा सिस्टम यूज़ होता है ना, कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, इस वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि सिस्टम को ठंडा करना होता है। तो इसीलिए प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक में आपने कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी, तो इस वजह से एनर्जी कम इस्तेमाल होती है। स्पीड। प्रूफ ऑफ वर्क में स्पीड कम होती है। क्यों स्पीड कम होती है? क्योंकि आपने
कैलकुलेशन करनी है। प्रूफ ऑफ स्टेक में आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने एक जुआ खेलना है। सिक्योरिटी, वेरी सिक्योर, कॉस्टली अटैक। सिक्योर बहुत ज्यादा है प्रूफ ऑफ वर्क, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कैलकुलेशंस। तो और जितने ज्यादा पता है आपको ये ब्लॉकचेन में इंप्रूवमेंट आती जा रही है, उतनी कैलकुलेशन मुश्किल होती चली जा रही है। कैलकुलेशन जितनी मुश्किल होगी, उतना ज्यादा माइनर्स के लिए मुश्किल है वो नंबर ढूंढना, वो आंसर ढूंढना। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर सिक्योर्ड होता है, मतलब क्योंकि वो इकोनॉमिकली बाउंड है, जो स्टेक करेगा अपने कॉइन्स उसी का आंसर मिलेगा। वैलिडेट कौन करता है प्रूफ ऑफ वर्क में? माइनर्स होते हैं कंप्यूटर्स के साथ। प्रूफ ऑफ स्टेक में स्टेक होल्डर्स होते हैं अपने कॉइन्स के साथ। प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स को कैसे पता चलता है कि ट्रांजैक्शन करेक्ट है, आई मीन फाइनल डिसीजन कैसे लेते हैं? फाइनल डिसीजन ऐसे लेते हैं कि मुख्तलिफ लोग अपने कॉइन्स को स्टेक पर लगाते हैं, एक तरह से जुआ खेलते हैं, और फिर नेटवर्क सिलेक्ट करता है कि कौन सही कह रहा है। नेटवर्क सिलेक्ट करता है, क्यों? पता चल रहा है कि भाई मुनीब के पास कितने पैसे हैं, क्या मुनीब के बेच सकता है नहीं बेच सकता। इस तरह से प्रूफ ऑफ स्टेक में जब कॉइन्स लगाए जाते हैं तो पता चलता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। जिसकी बात वैलिड होती है उसको मिलते हैं, बाकियों के पैसे जब्त हो जाते हैं। वाई कंसेंसस मैटर्स? ट्रस्टलेस एग्रीमेंट होता है इसके अंदर, कोई सेंट्रल रेफरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा बैठा हुआ है जो कि सब कुछ रेगुलेट कर रहा है। सिस्टम इंटेग्रिटी इंश्योर्स एवरीवन हैज, बिल्कुल, नेटवर्क मीन ब्लॉकचेन। सिस्टम इंटेग्रिटी एवरी इंश्योर्स एवरीवन हैज द सेम ट्रूथ। फ्रॉड प्रिवेंशन, टेम्परिंग रिक्वायर्स बीटिंग द होल नेटवर्क। मैंने बताया इसको टेम्पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आपको पूरे नेटवर्क को हराना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी, POWPOS, सिक्योरिटी एफिशिएंसी। अब आप देख सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है मुख्तलिफ। नोड्स क्या होता है? नोड्स बेसिकली वो कंप्यूटर्स जो कि अपने पास ब्लॉकचेन के लेजर्स को मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? नोड्स। द नेटवर्क्स डिजिटल लाइब्रेरियंस, nodes individual computers that store, verify and broadcast the blockchain ledger। ये अपने पास ब्लॉकचेन के लेजर को रख रहे होते हैं, दैट आर बेसिकली नोड्स। आपके पास मुख्तलिफ तरह के नोड्स होते हैं, एक होता है फुल नोड और एक होता है लाइट वेट नोड। फुल नोड क्या होता है? फुल नोड अपने पास पूरी की पूरी ब्लॉकचेन हिस्ट्री बना के रखता है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को इंडिपेंडेंटली वैलिडेट कर रहा होता है। इसके पास स्टोरेज भी ज्यादा होती है और इसके पास सारी मालूमात होती है। लाइट वेट में ये सिर्फ जरूरी बात रखता है, मतलब हेडर्स वगैरह, बहुत जरूरी बात। फिर जाहिर है ये डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर? फुल नोड के ऊपर। इसके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं और आसान होता है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है फुल नोड के ऊपर। अब ब्लॉकचेन की 5 कोर फीचर्स क्या है? ब्लॉकचेन की 5 कोर फीचर्स क्या है? सबसे पहली, कि ब्लॉकचेन में क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन होती है। ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन होती है, कोई एक बॉस नहीं है। मैं मीजान बैंक का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे भेजता हूँ 100 रुपए, तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, मीजान बैंक का सर्वर हैक करना है। अगर मैंने वो हैक कर लिया तो सारी चीजें हैक हो गई। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब देख सकते हैं कि किसके पास कितनी कौन क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है। नाम के थ्रू नहीं, नाम के थ्रू नहीं, बल्कि उनके हैशेस के थ्रू। रिटन इन स्टोन, वंस एडिट कांट बी चेंज, होता है ना पत्थर पे लकीर, तो इम्यूटेबल। मैंने बताया इम्यूटेबल क्यों है? क्योंकि अगर एक बार हैश बन गया तो उसे कोई हटा नहीं सकता। सिक्योर्ड है बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि मैथ इन्वॉल्व है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली वही हैशेस जो बन रहा है, उन हैशेस को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। कंसेंसस, नेटवर्क वाइड एग्रीमेंट बिफोर एनीथिंग इज एडेड। तो कंसेंसस का हमें तरीका समझा कि प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, और फिर जाकर कोई ब्लॉक ऐड होता है, वरना ब्लॉक ऐड हो ही नहीं सकता। डिजिटल कैश विदाउट बैंक, ये इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। इथेरियम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज बेसिकली कि अगर कोई इंश्योरेंस का, लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूं मैं, इंश्योरेंस कंपनी में एग्रीमेंट है कि अगर मेरी फ्लाइट डिले हुई,
इस सूरत में मुझे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे रीइंबर्स करके देगी, 1 लाख रुपए, अगर फ्लाइट 2 घंटे डिले हुई। तो अगर 2 घंटे फ्लाइट डिले हो तो मैं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनसे पूछूंगा भाई मुझे दे दो, फिर वो वेरीफाई करेंगे, ये वो इन सब में लंबा चक्कर। ब्लॉकचेन पर क्या होगा, एक अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हुआ हुआ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क पर हुआ हुआ है। जैसे ही मुनीब अख्तर, क्योंकि मैं उस नेटवर्क का हिस्सा हूं, जैसे ही मुनीब अख्तर की फ्लाइट 2 घंटे डिले हुई, ऑटोमेटिकली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि इनको पैसे मिलने चाहिए। उस ब्लॉक के अंदर, उस चेन के अंदर एक ब्लॉक ऐड होगा कि मुनीब को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना चाहिए। फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी या कोई और बंदा छेड़े भी ना कि नहीं नहीं इसको अमेंड कर देते हैं, हम बोलते हैं कंडीशन ब्रीच हुई नहीं थी, हम बोल देते हैं कि फ्लाइट तो 1 घंटा डिले हुई थी, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड। फिर बात आई आपके पास कितने तरह के ब्लॉकचेन्स होती हैं और ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होती है। तो पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होती है। यहाँ पर इसने कुछ नाम यूज किए, एलिस सेंड्स 5 बिटकॉइन टू बॉब, तो ट्रांजैक्शन शुरू हुई। फिर नेटवर्क में जो सारे ये जो ट्रांजैक्शन है ये सारे के सारे नोड्स में फैला दी गई कि भाई एलिस साहब बॉब को भेजना चाह रहे हैं। इन नोड्स ने बैठकर वैलिडेट की, तो पूरे नेटवर्क ने, नेटवर्क में कैसे कह रहा हूँ, पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को जो जितने भी वैलिडेटर्स बैठे हुए हैं, जितने भी नोड्स इन्वॉल्व हैं, इन सब ने बैठकर वेरीफाई किया। और जैसे ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गई, फिर एक ब्लॉक बनाकर ऐड कर दिया गया और इसको चेन में लिंक कर दिया गया थ्रू हैश। और अब इसको आज के बाद कोई तब्दील नहीं कर सकता, और नेटवर्क को अपडेट कर दिया गया। ये एक पूरा प्रोसेस होता है ब्लॉकचेन का। अब ब्लॉकचेन कितने तरह के होते हैं? पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, कंसोर्शियम भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। पब्लिक क्या होते हैं? पब्लिक एक ऐसा ब्लॉकचेन होता है जो कि सबके लिए अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज, जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम कॉइन, ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। फिर होता है आपके पास एक प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन पे हर बंदे का एक्सेस नहीं होता, सिर्फ कुछ मखसूस कंपनीज अपने लिए बना लेती हैं कि भाई ये मेरी कंपनी का ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इसको सिर्फ ये एक कंपनी एक्सेस कर सकती है और कोई नहीं घुसेगा। तो दिस इज बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन। कंसोर्शियम, कंसोर्शियम ब्लॉकचेन इज बेसिकली कंसोर्शियम ब्लॉकचेन इज बेसिकली ऐसी ब्लॉकचेन जो कि दो तीन ग्रुप्स मिलकर कंट्रोल कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर एक मीजान बैंक कर रहा है तो वो प्राइवेट है। अगर मीजान बैंक, यूबीएल बैंक, अलाइड बैंक, तीन बैंक्स मिलकर अपना एक कंसोर्शियम बना लें और कहें कि हम तीन बैंक्स का एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, तो अगर मीजान बैंक का कोई कस्टमर यूबीएल को पैसे ट्रांसफर करेगा तो ब्लॉकचेन पे ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक ऐड होगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगी थ्रू ब्लॉकचेन। हाँ, लेकिन अगर नेटवर्क से बाहर एचबीएल को पैसे ट्रांसफर करेगा तो फिर मैनुअल तरीके से होंगे ये सारे काम। तो दैट इज कंसोर्शियम ब्लॉकचेन हो सकता है। फिर आपके पास एक होता है हाइब्रिड, दैट इज बेस्ट ऑफ बोथ, कि आप एक कंपनी मतलब मीजान बैंक अपने पास मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स बना सकता है। वो प्राइवेट पर भी बना सकता है कुछ जगहों पर, वो कुछ जगहों पर पब्लिक भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी ब्लॉकचेन किस किस तरीके से। अच्छा, अगेन इन स्लाइड्स के अंदर मुख्तलिफ बातें हुई हैं, इसको जरूर रीड कीजिएगा। वो बातें हमने जुबानी डिस्कस करनी है, एक बार रीड जरूर कीजिएगा। बिटकॉइन के अलावा ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? फाइनेंस एंड पेमेंट्स के अंदर तो हमने देख लिया, क्रिप्टो करेंसी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इन चीजों में तो यूज हो रहा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास ब्लॉकचेन यूज हो सकता है। बिजनेस में मैंने बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं कि कोई इंश्योरेंस का एग्रीमेंट था और वो वेरीफाई करना था, कैसे हुआ? ब्लॉकचेन के थ्रू, खुद ब खुद। किसी को घर बेचा था, उसके नाम पे ट्रांसफर करना था पैसे मिलने के बाद, तो हमने ब्लॉकचेन पर कर दिया ये सारे काम। जैसे ही उसने पैसे ट्रांसफर किए ऑटोमेटिकली कंडीशन मीट हुई और एक ब्लॉक ऐड हो गया कि अब ये घर इनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। सोसाइटी एंड सर्विसेज, हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम में इसको यूज करते हुए दिखेंगे आपको। डिजिटल आइडेंटिटी मतलब, डिजिटल आइडेंटिटी मतलब मैं मुनीब अख्तर और मेरे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मेरी सीएनआईसी, पासपोर्ट, आई कैप कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉकचेन के थ्रू लिंक हुई हुई है। अब अगेन ये ऐसा पब्लिक नहीं होगा कि सबको मेरी इंफॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन
अगर कोई बैंक वेरीफाई करना चाह रहा है कि क्या ये मुनीब अख्तर पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नहीं, तो वो जस्ट मेरा सीएनआईसी डालेगा और ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू सारे ब्लॉकचेन्स मिलते चले जाएंगे कि हाँ भाई मुनीब अख्तर इसी पाकिस्तान का रेजिडेंट है, इसका पासपोर्ट भी सही है, इसका ये सब वेरीफाई हो जाएगा। ये थी आपके पास एक अदद डिस्कशन ब्लॉकचेन के ऊपर। थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन थी। आगे पढ़ सकते हैं हम, इतनी हिम्मत है हम में। जवाब दें। नो भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बोल दें। असल में हमें छुट्टी कैसे करें, घंटी नहीं बजी अभी। तो बगैर घंटी के छुट्टी नहीं हो सकती असल में, तो मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा आगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। अगर मैंने शुरू कर दिया एक बार तो फिर चलता रहेगा। नहीं, जल्दी से कभी टाइपिंग नहीं होती। जी जी बिल्कुल। बंद कर देते हैं क्लास को। चलें तो। अब इसकी शर्त क्या है? मुझे पता है आप करेंगे तो नहीं वैसे आप लोग, लेकिन मैं बोल दूं एहतियातन कि एक बार इस टॉपिक को रीड कर लीजिएगा। ये जो वन पॉइंट है ना, ये पूरा हमने डिस्कस किया है अभी। इसको एक बार रीड करके आइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।